करो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। तो हम फिजिक्स में आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 41 नंबर। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार लग रहा बल क्या होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर और नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहा हो तो क्या होगा? सबसे पहले कौन गिरेगा या बाद में कौन गिरेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब निर्वात है यानी कि वहाँ हवा है ही नहीं, तो उसको उसको जो है कोई रुकावट नहीं करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। आंसर डी। वायु में ध्वनि का तरंग होती है, क्या होती है? वायु में ध्वनि का तरंग अनुदैर्ध्य होती है। आंसर बी। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, यानी सब्लिमेशन, जो कि डायरेक्ट ठोस से बिना द्रव में बदले हुए गैस में बदल जाता है, नैफ्थलीन। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा डी, वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा, बताइए, गैल्वेनोमीटर होगा, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, मतलब सब सुमेलित है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, एमीटर विद्युत धारा मापता है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल मापता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं मापता है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ठीक है, टरबाइन या डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में रूपांतरण करता है, बदलता है। तो इसका आंसर सी होगा, मैकेनिकल ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई यानी 1 यूनिट, यानी 100 गुने 10 बटा 1000। ठीक है, ये बिजली का खर्च हुआ 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसमें इसका आंसर होगा 4.70। डी आंसर है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या बना हुआ है। समांतर जब प्रतिरोध होता है, इसका फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके r1 r2 कर दिए, यानी कि पूरा कैलकुलेशन आके नीचे में r2 बराबर 4.70 किलो ओम आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 का, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सामान्य शुष्क सेल जो होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो, फिर वही क्वेश्चन है, क्या करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आंसर भी होगा। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आंसर सी होगा। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब अगर पंप चलता है तो क्या होता है? पंप से पानी निकल जाता है, वो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? इसका आंसर होगा एमीटर। बी आंसर होगा, जिसमें ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, बी है एमीटर, सी है वोल्टामीटर और तीसरा है पोटेंशियोमीटर, जबकि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है 54, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? इसका आंसर भी होगा एमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तरीका अलग करने का है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? एक होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे बता दिए हैं अपना बना के, VIVGYOR। ठीक है, VIVGYOR होता है जब ग्लास प्रिज्म से वाइट प्रकाश को उस पर हम डालते हैं तो उससे 7 रंग निकल जाते हैं, जिसका कि सबसे अधिक जो मुड़ता है वो क्या है? वायलेट है, बैगनी है, सबसे नीचे रहता है, और सबसे ऊपर जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है वो कम मुड़ता है, यानी आर ऊपर रहेगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वायलेट का होता है, जो कि सबसे नीचे रहता है, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड का होता है। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की क्षमता 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी होगी 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। सी आंसर है। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको बनाया है F बराबर 1/D, फार्मूला होता है, डी यानी डायोप्टर है, लेंस की क्षमता है। ठीक है, तो 1 तो हो जाएगा, और लेंस की क्षमता यानी डी कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, +2 तो 2 लिख दिए, तो क्या होगा? 0.5 मीटर होगा, ये मीटर में आएगा।
अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण तरफ संकेत करती है। इसका आंसर इसमें दक्षिण नहीं है, इसलिए आंसर उत्तर होगा। ठीक है। और चुंबकीय सुई का प्रयोग जो है जलयानों में ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि जब समुद्र में जलयान चलता है तो उसमें ये समझ में नहीं आता है कि दक्षिण किधर है और उत्तर किधर है, पश्चिम किधर है। तो उस हिसाब से ये हमेशा उत्तर की ओर में संकेत करता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम, यानी डी। ठीक है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। मतलब यहाँ नली का मतलब हुआ ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट अब जो अक्सर घरों में जलते रहता है ट्यूबलाइट, तो उसमें क्या होता है कि एक साइड से फेज दिए और दूसरा साइड से न्यूट्रल, जब उसमें 220 का वोल्ट देते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर पारे का वाष्प भरा होता है, जो कि कम दाब पर पारे का वाष्प भरा रहता है, और उसके साइड में तंतु होता है, यानी कि नाइक्रोम होता है। ठीक है। जब उसमें इलेक्ट्रिक देते हैं तो उससे तरंग निकलता है और पारे के वाष्प को वो गर्म करता है और वो उसमें 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 पैदा करता है। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल बता देंगे लास्ट में। ठीक है। 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था। ठीक है। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पर मिला था नोबेल प्राइज़, 1921 में मिला था। आपेक्षिकता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। ठीक है। आपेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने प्रथम बार बताया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या उपयोग होता है, यूरेनियम का। ठीक है। जो कि नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे करते थे, संपीड़ित गैस को छोड़कर। ठीक है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से क्या होगा, कमरा ठंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका आंसर होगा डी, शीशे और टीन का, यानी शीशा टीन एलॉय, यानी मिश्र धातु। ठीक है। जब शीशा और टीन का मिश्र धातु से हम फ्यूज बनाते हैं तो उसका गलनांक जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है जब उसमें से करंट गुजर रहा होता है, ठीक है, तो काफ़ी अगर ओवरलोड आएगा करंट का तो उसका निम्न गलनांक होने के कारण फ्यूज गलकर टूट जाता है, जिससे आगे का जो इंस्ट्रूमेंट्स लगा हुआ है, जो भी मशीन लगा हुआ वो बच जाता है। ठीक है। या शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में फ्यूज टूट जाता है गल के। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा उपकरण बच जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है। तो सबसे अच्छा कुचालक इसमें क्या है, पारा। 65 के सी आंसर होगा। ठीक है। पारा का जो घनत्व होता है, ठीक है, ऊष्मा का लगभग 8.31 WMK होता है। ठीक है। जबकि लेड यानी शीशा का ऊष्मा चालकता जो होता है 34.7 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण क्या है। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है, सी आंसर। 66 का क्या होगा, सी होगा। ठीक है। 67 का गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो जब अर्धचालक को हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है, आंसर बी होगा। और 68 का एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहते हैं, थॉमसन इफेक्ट। ठीक है। ये आया हुआ है 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है। यानी लोहे के अंदर जो भी ऊष्मा रहता है वो वायुमंडल को ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि वायुमंडल में उस समय ठंडा के दिन में लोहे की तुलना में कम टेम्परेचर रहता है, तो इसीलिए वो ट्रांसफ़र कर देता है और वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। जबकि सेम परिस्थिति में अगर ठंडा का दिन रहे और लकड़ी का गुटका रहे तो वो अपने अंदर ऊष्मा को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऊष्मा का उतना अच्छा चालक नहीं होता है जितना लोहा होता है। इसीलिए लोहे के अंदर ताप नहीं रहता है तो क्या होता है, वो ठंडा लगता है। अगला क्वेश्चन है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, ऐसा क्यों होता है बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा पसीना तेज़ से बाष्पित होता है,
इसीलिए यानी कि इसको हम डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं कि जब गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो वायुमंडल का तापमान क्या है, अधिक तापमान है, और हमारे शरीर का तापमान क्या है, वायुमंडल के तापमान से कम है। तो शरीर क्या करता है कि वो अपने अंदर से ऊर्जा को निकाल के और शरीर से पसीना निकालता है, ठीक है। और जब पसीना वायुमंडल के तापमान से पसीना वाष्पित होता है तो हमारे शरीर को ठंडक महसूस होता है, जिससे हमको गर्मी में सुकून मिलता है। इसका आंसर होगा डी, हमारा पसीना तेज से वाष्पित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखे तो क्या होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कमरा जो है गर्म हो जाएगा, यानी आंसर सी होगा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन क्या होगा, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, सही है। बी क्या होगा, बी है आंसर, सॉरी, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये आंसर ये नहीं होगा, इसलिए आंसर सी होगा। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये भी सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन जो बनता है उसमें यूज होता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। एक्रेलिक जो है कृत्रिम रेशा भी है क्योंकि यह भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ऐसा नहीं है। ये जो लाइन है ये गलत है, 673 का आंसर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा तरंगदैर्ध्य, ठीक है, बी। इन दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो आप दूसरा फोटो में देख सकते हैं कि दो उत्तरोत्तर गर्त या दो उत्तरोत्तर श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं, जिसको लैम्डा के द्वारा सूचित किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में क्या अंतर है। अनुदैर्ध्य जो तरंग होता है वो कणों का कंपन जो होता है वो तरंग संचरण दिशा के अनुरूप होता है, मतलब जिधर तरंग कंपन कर रहा है उसी दिशा में संचरण होता है, जबकि माध्यम का जो कण होता है वो संचरण दिशा के लंबवत कंपन करता है, किसमें, अनुप्रस्थ तरंग में, ठीक है। इसीलिए इसका कर्व होता है। अच्छा, तो अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ कहाँ चलता है, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचलन होता है, ठीक है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस तथा द्रवों के ऊपरी सतह पर संचलन होता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि जब पानी में बड़ा सा कोई पत्थर गिर जाता है या ढेला मार देता है बच्चा सब, तो वहाँ से कंपन करते हुए किनारे तक आ जाता है तरंग, वो तरंग होता है। तो वो तरंग कौन तरंग कहलाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है, ठीक है। ध्वनि में हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। तो इसका आंसर होगा आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस लेंस से बनते हैं। तो पढ़ने में काम आने वाला ग्लास जो है वो किस लेंस से बनते हैं, आंसर होगा बी, उत्तल लेंस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण क्या है, का कौन सा प्रकार है, अपने से बड़ा लगता है, इसका कौन सा प्रकार हो सकता है, इसका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जितना बड़ा व्यक्ति है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, ठीक है, जबकि सेम उल्टा होता है उत्तल दर्पण में, व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः क्या है, 330 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसको हम और डिटेल देखते हैं। ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय स्थितियों में ताप, आर्द्रता आदि पर निर्भर करता है, यानी जब वायुमंडल में तापमान 0 हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ध्वनि का वेग जो होगा 332 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी पूरा गर्म वायु हो, ठीक है, सॉरी शुष्क वायु, सूखा वायु, ताप 0 हो, और शुष्क वायु हो, माध्यम शुष्क हो, ठीक है, और तापमान 25 डिग्री यानी कमरे का तापमान के अनुसार हो, तो ध्वनि का वेग क्या होगा, 346 मीटर पर सेकेंड होगा। उसी तरह माध्यम अगर हाइड्रोजन है और तापमान
25 है तो 1248 डिग्री ध्वनि का वेग होगा। इसी तरह सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें होता है, इसमें देख रहे हैं एल्युमिनियम में सबसे अधिक होता है 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जबकि लोहा में 5950 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की क्या प्रकृति होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, ठीक है, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, हो गया। इसके बाद बताए थे कि ट्यूबलाइट जो होता है जब हम एक साइड से फेज देते हैं दूसरा साइड से न्यूट्रल देते हैं तो वो जो तंतु है नाइक्रोम है जब वो लाल होता है तो उससे जो निकलने वाला अदृश्य पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, वो ट्यूबलाइट में के अंदर जो पारा का वाष्प भरा होता है उससे वो ग्लो करवाता है, ठीक है, जो कि निम्न दाब पर पारे के वाष्प भरा रहता है। बिजली का खर्च 48 नंबर क्वेश्चन जो था 100 गुना 10/1000 तो 1 यूनिट हुआ आंसर। इस तरह से मेरा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू। मेरे वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।